अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल एनालिसिस। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी क्रिटिकली एंड हाउ टू राइट क्रिटिकली। जब ये दोनों चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आप किसी भी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस कर सकेंगे। ये लिटरेचर के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस बहुत यूज़ होता है, हर चीज़ का तकरीबन किया जाता है, क्योंकि लिटरेचर आया किस मयार का है या आपकी लिखी हुई कोई भी लिटरेरी थिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है या नहीं, ये हमें किस तरह पता लगता है? क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू। तो हम देखते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है। सबसे पहले क्रिटिकल एनालिसिस लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसको किसी भी काम को, किसी के नावल को, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो हो गया या कोई भी इपिक पोइम हो गई, पैराडाइज लॉस्ट हो गई, या कोई मॉक इपिक हो गई जैसे कि रेप ऑफ द लॉक हो गई, इनका क्रिटिकल एनालिसिस हम किस तरह लिखें, इसको लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसको क्रिटिकली पढ़ना आना चाहिए। कई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं क्रिटिकली, अगर आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पे मेटाफोर यूज़ किया है, कहाँ पे सिमिले यूज़ किया गया है, कहाँ पे पैराडॉक्स यूज़ किया है, कहाँ पे कौन सी अपील दी गई है, कहाँ पे कौन सी मेन हेडिंग थी, कौन सी सब हेडिंग थी, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा, आप रीड कर रहे होंगे, आप उसको कभी भी क्रिटिकली लिख नहीं सकते उसका एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिटिकली रीड किस तरह किया जाता है। आइडेंटिफाई द ऑथर्स थीसिस। ऑथर क्या मेन आर्ग्यूमेंट, मेन चीज़, फ़र्ज़ करें आप ऐसे कोई पढ़ रहे हैं जो कि फेमिनिज़म पे है, औरतों के हकूक़ पे है, और तो उसके अंदर आपको औरतों के बारे में लिखा हुआ है, औरतों की आज़ादी के लिए, औरतों की इक्वलिटी के लिए, तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि इसका जो ऑथर का मेन थीसिस, मेन आर्ग्यूमेंट है वो फेमिनिज़म है। इसी तरह अगर कोई बच्चों की बात की गई है जिसमें बच्चों के ऊपर से होने वाली ज़्यादती, चाइल्ड लेबर के बारे में जिक्र किया गया है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर लिखा गया है। तो सब इस तरह हमें पता लगता है कि थीसिस क्या है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई हम रिटन चीज़ को ही एनालाइज करें और उसका ही मेन थीसिस आइडेंटिफाई करें। कई दफ़ा पेंटिंग्स होती हैं, अगर आप पेंटिंग को देखें तो आपको कैसे पता लगेगा? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द ऑथर्स थीसिस? उसका मेन पॉइंट कैसे एनालिसिस करेंगे या उसका मेन आर्ग्यूमेंट किस तरह एनालिसिस करेंगे? उसको देख के कोई भी चीज़ माखूज निकाला जाएगा। ये उसने खुद तो नहीं लिखा हुआ होगा। जैसे अगर आप किसी चीज़ का, किसी रिटन वर्क का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर लिखी हुई बातें पहले पैराग्राफ में या उसका मेन टॉपिक, मेन हेडिंग जो होती है वो आपको बता देते हैं कि इसका थीसिस क्या है। लेकिन जब आप किसी पेंटिंग को देखते हैं तो उसके अंदर आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि थीसिस आया है क्या। उसके बाद नोट ऑल द मेन आइडियाज़। अक्सर जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, नावल होता है वो कई हिस्सों में डिवाइड होता है, कई पैराग्राफ्स में उसकी समरी डिवाइड होती है। कोई भी ऐसे हो गया, उसके अंदर भी पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, फिर बॉडी स्टार्ट हो जाती है और फिर कंक्लूजन आता है। तो इसी तरह आइडेंटिफाई ऑल द मेन आइडियाज़, कहाँ पे कौन सी डेट, कौन सी चीज़ इस्तेमाल की हुई होती है, कौन सी हेडिंग दी हुई होती है, या किसी कोई ज़रूरी बात की गई होती है। तो आइडेंटिफाई ऑल द मेन आइडियाज़ एंड इवेंट्स। रिसर्च द अनफेमिलियर मटेरियल। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी लफ्ज़ आपके सामने ऐसा आ जाता है जो आपने कभी नहीं देखा, कोई भी बात ऐसी आ जाती है जो आपको पता नहीं है कि इसका मकसद क्या है, तो उसको स्किप ना कराएं, उसको सर्च करें, उसको डिक्शनरी से सर्च करें, उसको इंसाइक्लोपीडिया से सर्च करें और उसका मतलब ढूंढें। क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें जो हम स्किप कर देते हैं उनकी वजह से हमें सही मतलब, सही मायने पता नहीं लग पाता जो राइटर कहना चाहता है। डिस्क्राइब द वर्क इन योर ओन वर्ड। अपने दिमाग के अंदर एक ब्रीफ समरी उसकी बना लें कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, या पहली चीज़ उसने ये कही थी, फिर उसके बाद उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा। अपने दिमाग के अंदर एक खाका तैयार कर लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो बाद में। आइडेंटिफाई एनी अपील यूज। राइटर्स अपील यूज़ करते हैं, 3 तरह की अपील्स होती हैं, पैथोस, लोगोस एंड ईथोस। पैथोस जो होती हैं वो रीडर के इमोशन को प्रोवोक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोगोस जो होती है वो लॉजिक और रीज़न की अपील दी जाती है कहीं पे भी, और इथोस जो होता है वो क्रेडिबिलिटी अपील होती है कि बिलीव इन राइटर। राइटर कहता है कि मुझ पे यकीन करो, मैंने ये देखा है या मैंने ये महसूस किया है। भी आपके ऊपर होता है कि आप करें ना करें। ये अपील्स वो यूज़ करते हैं डिफरेंट। अक्सर ड्रामों में आपने देखा होगा कोई भी सीन ऐसा आता है जहाँ पे आपको बहुत रोना आता है हीरो हीरोइन के साथ या उनकी कंडीशन पे, तो वहाँ पे पैथोस यूज़ की गई होती है, इमोशनल अपील। ये भी इवेलुएट की जाती हैं
ये अपील्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखें कि आया आपने वो वाकई ही इमोशन महसूस किया जो राइटर आपको महसूस करवाना चाहता था। अगर आपने वाकई उसको भरपूर तरीके से किया है तो ये बहुत अच्छा काम था, और अगर वो ये कराने में नाकाम हो गया है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छी क्वालिटी का लिटरेरी वर्क नहीं है। तो इवेलुएट वेल हाउ ऑथर कैन मेक द मीनिंग। आप खुद भी जज करें कि इसने ये बात की तो कैसी की और आपको कैसी लगी। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लिखना शुरू करते हैं किसी भी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस। आपने उसको अच्छी तरीके से क्रिटिकली रीड कर लिया है, आप उसको किस तरह लिखेंगे। चूज सेवरल नोटवर्थी एरिया टू एनालिसिस। आप काफ़ी जो आपको कुछ पैराग्राफ अननेसेसरी भी होते हैं, कुछ जगहें अननेसेसरी होती हैं, उनको छोड़ दें, उनको बेशक आप उन पर तवज्जो ना दें, लेकिन कुछ पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वहाँ की गई होती है, तो उनको सेलेक्टिवली चूज़ कर लें और उनको एनालिसिस करें, उनको डीपली एनालिसिस करें। उसके बाद बैलेंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी चीज़ को फेमिनिज़म के ही किसी पैराग्राफ को या किसी एस्से को पॉजिटिवली लेते हैं तो सबसे पहले उसकी थोड़ी सी खामियां बताएंगे, उसके बाद उसके फ़वाइद बताएंगे। अगर उसको आप नेगेटिवली लेते हैं तो पहले पॉजिटिविटी थोड़ी सी बताएंगे, उसके बाद ज़्यादा उसकी नेगेटिव बताएंगे। आप अपना क्या जो सोच रखते हैं उसको प्रूव करेंगे। अगर आप उसके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं तो नेगेटिव बताएंगे, और पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव बताएंगे। लेकिन जो क्रिटिकल एनालिसिस करने का तरीका होता है उसके अंदर दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, कि पॉजिटिव भी बातें बताई जाती हैं और नेगेटिव भी बताई जाती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा नेगेटिव बताते हैं और कम पॉजिटिव बताते हैं, या ज़्यादा पॉजिटिव बताते हैं और कम नेगेटिव बताते हैं। आइडेंटिफाई एनी कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग द टॉपिक। अगर उस टॉपिक के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी लेटेंट की कोट यूज़ की गई है, कोई भी लेटेंट की पोइट्री यूज़ की गई है, कोई भी पुरानी बात पैराडॉक्स यूज़ किया गया है, तो उसके सराउंडिंग कोई कॉन्ट्रोवर्सी है तो उसको ज़रूर मेंशन करें अपने क्रिटिकल एनालिसिस में। अवॉइड टर्निंग द फोकस इनवर्ड। आज जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का, वो आपकी अपनी राय होती है किसी और के काम के ऊपर, लेकिन इस तरह के वर्ड के आई थिंक इन माय ओपिनियन ऐसे लफ्ज़ों से गुरेज करें, ये ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। डू नॉट फोकस ऑन समरी। आपने दिमाग के अंदर जो खाका तैयार किया था ज़्यादा उस पर फोकस मत करें। सारी उसी के बाद जब आप लिखने बैठें तो सिर्फ उसी को याद रख के मत लिखें, बल्कि जो राइटर ने ओरिजिनल चीज़ें लिखी हैं उसको दोबारा बार बार पढ़ें, ताकि आप कोई पॉइंट मिस कर दें तो उसको बाद में आप देख सकें। इंक्लूड योर ओन थिस। यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना स्टेटमेंट और अपना आर्ग्यूमेंट भी इसमें शामिल करें और उसको साबित करने की भी कोशिश करें। समराइज द वर्क। काम को समराइज करें। अगर बहुत बड़ा नॉवल है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको अच्छे तरीके से खूबसूरती से जो ऊपर पॉइंट बताए हुए हैं ओरिजिनल चीज़ को वो आराम से उसको समराइज करें। ब्रेक इनटू योर क्रिटिक। जो समरी या एनालिसिस आप करते हैं उसके अंदर आप अपनी राय भी लिखते हैं और जो असल में उसने बात कही होती है वो भी लिखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है द सर्फ क्रिटिकल एनालिसिस इटसेल्फ शुड बी मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी शुड नॉट बी गाइडलाइन मेंशन द एनालिसिस प्लस द समरी शुड रफली फॉर्म 80% और ओवरऑल ऐसे ईच सेपरेट आइडिया शुड बी एड्रेस इन इट्स ओन पैराग्राफ। जो समरी एनालिसिस आपने किया है वो 80% होना चाहिए ताकि आपकी जो जजमेंट है या आपका जो कंक्लूजन है वो बाकी 20% में आ सके। नाउ कंक्लूड विद योर ओन जजमेंट। आपको क्या लगता है, आया उसने अच्छा काम किया, उसने बुरा काम किया, या आपको कितना पसंद है ये आप 10% में ओवरऑल बताएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस इसी तरह पढ़ा और लिखा जाता है। आगे एक टॉपिक है क्रिटिकल रीडिंग का, वो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आप ये पॉइंट्स आराम से अपने दिमाग में रख सकते हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए जब आप किसी काम को क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त क्रिटिकल एनालिसिस होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट्स भी कर सकते हैं अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अव्वल अगर आपको कोई चीज़ दी हुई होगी, एक पैराग्राफ जिसको आप क्रिटिकली एनालिसिस करें या एनालाइज करें, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस पर अबूर हासिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही था।